जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, कोल्ड वॉर को समाप्ति हुई 1989 में, यूएसएसआर का विखंडन हुआ, 17 अलग अलग देश बन गए। तो उसके बाद में विश्व में एक बात चली कि मूल तो युद्ध का कारण ये दोनों थे। हॉलीवुड की कोई भी फिल्म आप देखोगे तो उसमें आज भी विलन रशिया ही होता है। सीआईए चाहे जितने षड्यंत्र करे, लेकिन विलन आखिर में जाकर के रशिया वाला ही निकलता है। तो अमेरिका की विश्व दृष्टि द्वितीय महायुद्ध के बाद में सारे पश्चिमी देशों पर भी और बाद में विश्व पर भी उन्होंने थोपने का प्रयास किया, और उसमें बाधा के रूप में, जिसको उस समय साउथ ब्लॉक कहा करते थे, यूरोप के जो दक्षिण के देश है, जो रशिया के करीब के देश थे, उन्होंने मिलकर के एक वामपंथी विचारधारा से समाजवादी, साम्यवादी और बाद में जाकर के माओवादी विचारधारा, इनके दोनों के बीच में संघर्ष था। प्रत्यक्ष संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होता था, आपस में लड़ते नहीं थे, प्रॉक्सी वॉर ज़्यादा करते थे, लेकिन शीत युद्ध चलता था, प्रतिस्पर्धा चलती थी हर बात पे। तो अफ़गानिस्तान की समस्या क्यों आई? तो पहले रशिया घुस गया, फिर रशिया को निकालने के लिए अमेरिका घुस गया। सारे आप गल्फ़ कंट्रीज़ में क्यों हुआ युद्ध, तो वहाँ भी हर चीज़ को यूएसएसआर और यूएसए के बीच के प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखा जाता था। स्पेस में जाने के लिए एक प्रतियोगिता हुई कि कौन पहले स्पेस में जाएगा। यूएसएसआर आगे था, सोवियत रशिया ने सबसे पहले लूना 1 भेजा चंद्रमा पे। तब तक नासा की तैयारी भी नहीं हुई थी अपोलो 1 भेजने की। केनेडी जब राष्ट्रपति थे, तब उनके राष्ट्रपति रहते समय 1963-64 की बात है, 1963-64 रशिया ने, यूएसएसआर ने घोषणा कर दी कि वी विल सेंड आवर मैन ऑन द मून। कॉस्मोनॉट कहते थे, उसमें भी नाम के भी अमेरिका वाले एस्ट्रोनॉट कहते थे, तो यूएसएसआर वाले कॉस्मोनॉट कहते थे। तो हमारा पहला कॉस्मोनॉट जो है वो चंद्रमा पर उतरेगा। अंतरिक्ष में पहला मनुष्य भेजने का काम यूएसएसआर ने किया था। यूरी गागरिन उसका नाम था, हम सब लोग जानते हैं, उसी के नाम से अभी वहाँ सेंटर है। तो ये सारे जो प्रतिद्वंद्विता चलती थी, रशिया ने जैसे घोषणा की 1970 में हम चंद्रमा पर भेजेंगे लूना 3 और उसमें मनुष्य जाएगा, जैसे अभी अपना गगनयान का भारत ने तैयारी की है, और कल ही शुभांशु शुक्ला वापस आया है अंतरिक्ष में रह करके। और उसका मूल कारण गगनयान की तैयारी के लिए ही था, वहाँ पर क्या कैसे जाना होगा, क्या होगा, उसकी तैयारी के लिए गया था। बड़ा लंबा काम होता है अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजना, 1-2 वर्ष का भी काम नहीं होता, 10-10 वर्ष चलता है। तो 1970 की घोषणा की 1963 में। 1963 यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट वी विल सेंड मैन ऑन मून इन 1970। केनेडी ने राष्ट्रपति बनते ही नासा को पूछा कि now that they are going to send in 1970, we should send before that, हमको उससे पहले भेजना चाहिए। 24 मई 1963, 24 मई 1963 को नासा का रिप्लाई केनेडी के पास में आया व्हाइट हाउस में, एंड नासा हैड कैटेगोरिकली सेड इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेंड मैन ऑन मून बिफोर 1970, और उसके 24 कारण दिए थे। 24 reasons for that. That we do not have the proper textile tough enough जिससे वो एस्ट्रोनॉट का वेश बन सके, जिससे वो चंद्रमा के ग्रेविटी पे जो 6 गुना कम है पृथ्वी से, उसमें रह सके। उसके लिए जो टफ टेक्सटाइल चाहिए वो नहीं। भेज देंगे अंतरिक्ष में, जब वापस आएगा, अभी जब शुभांशु आ रहा था तब सारे टीवी चैनल पे चर्चा हो रही थी, इसलिए हम सब लोगों को भी बताया कि जब ग्रेविटी के अंदर वापस आता है तब जिस प्रकार का घर्षण होता है और तब जितना हीट उत्पन्न होती है, उसको सहन करने वाला मेटल नहीं है। हल्का भी चाहिए और टफ भी चाहिए, जो पिघल ना जाए, जो मेल्ट ना हो, वो भी नहीं। ये सारी बातें, कल्पना चावला का एक्सीडेंट उसी के कारण हुआ था। उस घर्षण के समय 2 टाइल्स निकल गई सिरेमिक की, और जिसके कारण वो एक्सीडेंट हो गया।
जो शटल था वो वापस आने के लिए। उसी के बाद में ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई। कल शुभांशु को हमने देखा कि वो लैंडिंग नहीं होता, जैसे हवाई जहाज़ का लैंडिंग होता है वैसे पहले लैंडिंग होता था शटल का। अटलांटा था, चैलेंजर था, वो जो शटल जो नासा के थे वो जब अंतरिक्ष में जाके वापस आते थे तो जैसे हवाई जहाज़ का लैंडिंग होता है वैसे लैंडिंग होता था। कल्पना चावला वाले एक्सीडेंट के बाद में वो टेक्नोलॉजी छोड़ दी और अब वो कैप्सूल समुद्र में गिराने वाला काम शुरू हुआ। अपने आप ठंडा होने के लिए इतना सारा पानी है तो वो ये सारे कारण बताए। भोजन क्या लेके जाएंगे, इतने दिन लगेंगे, उतने दिन के लिए जितना भोजन चाहिए वो भोजन का ही वज़न इतना हो जाएगा, इतने किलो भोजन नहीं ले जा सकते, ऐसे सारे कारण बताए थे। जो दूरदृष्टा होता है, जो दृष्टा नेतृत्व होता है, 24 मई को कनाडा को ये मेमो मिलता है नासा का कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड मैन ऑन मून बिफोर 1970, और 25 मई को एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में उनका भाषण है, अ डे आफ्टर दिस मेमो वाज रिसीव्ड। और उस कॉन्वोकेशन में कैनेडी भाषण देता है, टू पुट मैन ऑन मून बिफोर 1970 इज नाउ अवर नेशनल मिशन। ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए, ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसए, every citizen of USA will work for this single mission for next 7 years. ये कैनेडी घोषणा करता है और उसके बाद सारे अमेरिका में सारा रिसर्च इस काम के लिए होता है। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा उसी समय वो एल्यूमिनियम के अलग अलग प्रकार के एलॉज, हिंदालियम, जर्मन, अनेक उस 70 के दशक में कई प्रकार के एल्यूमिनियम के एलॉज के बर्तन हमको मिलने लगे, बिकॉज द होल मेटल इंडस्ट्री वेंट इनटू अलॉयज विच विल बी, जो हल्के भी होंगे, नॉट वेरी हेवी, एंड विच विल बी लाइट इन द वेट, बट विच विल बी हीट रेजिस्टेंस। वो उसके लिए तो अलॉय बना नहीं, लेकिन उस पूरी इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री अमेरिका की रिवाइव हो गई। भारत दुनिया का नंबर 1 था टेक्सटाइल में, अभी तक भी था, अभी भी नंबर 1, 2 में बांग्लादेश के साथ ही हमारा। पर अमेरिका का शेयर टेक्सटाइल में उस एक दशक में इतना बढ़ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिंथेटिक टेक्सटाइल पे काम हुआ। इसलिए पुराने लोग हैं उनको याद होगा उस समय वो नायलॉन के 50 प्रकार आ गए, टेरिलिन, टेरिकॉट, पॉपुलॉन वगैरह, क्या 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 वो उसी समय गए, क्योंकि वो बनाना था उनको ऐसा टफ टेक्सटाइल जो एस्ट्रोनॉट पहन सके। एस्ट्रोनॉट पहनने वाला टेफ्लॉन बन गया बाद में, जो अभी टेफ्लॉन इस्तेमाल होता है, जो सारे क्रिकेट के स्टेडियम वगैरह में भी आपको जो छत दिखती है वो टेफ्लॉन की ही होती है। वो टेफ्लॉन से बना एस्ट्रोनॉट का वेश बाद में, लेकिन टेफ्लॉन से पहले जो सारा हुआ उससे अमेरिका खड़ा हो गया। ये कोल्ड वॉर 89 में जब ख़त्म हुआ तब अमेरिका ने इस प्रकार का नैरेटिव दुनिया में कहने का प्रयास शुरू किया कि नाउ द कंपटीशन इज ओवर एंड नाउ इट इज़ ए यूनिपोलर वर्ल्ड। अब ये एक ध्रुवीय विश्व है। नाउ देर इज नोबडी टू कॉम्पीट विथ अस, सो एवरीबडी विल हैव टू एक्सेप्ट द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। आवर वे इज द हाईवे। फ्रांसिस फुकुयामा नाम के इकोनॉमिस्ट ने उस समय पहले लेख लिखा, बाद में किताब लिखी, उसका नाम लिखा उसने एंड ऑफ हिस्ट्री। पुस्तक का नाम दिया एंड ऑफ हिस्ट्री। रशिया यूएसएसआर खत्म हो गया, नाउ इट इज एंड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इज ओनली अमेरिका नाउ। और हम देखते हैं 90 के बाद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए या कम हुए। अभी आज की डेट में 17 जुलाई 2025 को आज के दिन पूरे विश्व में 53 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जिसमें दो सेनाएं आपस में भिड़ रही है, बम डाले जा रहे, ड्रोन जा रहे, कामाकाजी ड्रोन जा रहे, मिसाइल्स जा रहे, जिसमें एक्चुअल युद्ध चल रहा है, ऐसे 53 कॉन्फ्लिक्ट्स अभी काम कर रहे हैं दुनिया में। 53वां कल शुरू हुआ, जो बंद था, सीरिया वाला फ्रंट बंद हो गया था असद के मरने के बाद में। कल इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया, सीरिया के ऊपर, स्वाद वाली पे, और सीरिया वाला कॉन्फ्लिक्ट कल शुरू हुआ। 53 युद्ध चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी 53 थे, अभी वो ठंडा पड़ा हुआ है तो दूसरा शुरू हो गया। अभी मैं बोल रहा हूँ उतने में कोई और शुरू हो जाए तो पता नहीं।
सारा विश्व, इसलिए गिनती आप करोगे और बोलोगे अरे 54 थे तो मैंने सुबह की हुई गिनती है, शाम तक 54 हो गए तो पता नहीं। और बीच में आकर के डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि मैंने सीज फायर करा दिया तो 52 भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा, वो अलग बात है। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन विच देयर इज अ फाइटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन द मिलिट्री, बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस। नॉन काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स की संख्या तो 100 से ऊपर है। जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट फॉर लास्ट 50 ईयर्स। एक भी गोली नहीं चली, गोलियां नहीं चलती है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। ताइवान एंड चाइना, कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, गोली नहीं चलती। कोसोवा, कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, अलग होने के बाद भी। आई कैन गो ऑन काउंटिंग नॉन काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स। सारा विश्व टर्मोइल में। यहां केओस शब्द प्रयोग किया है और केओस का हिंदी विभ्रम किया, लेकिन यह केवल वैचारिक विभ्रम नहीं है, एक्चुअल फिजिकल भौतिक रूप से भी सारे विश्व में सब जगह पर अशांति है, सब जगह पर, सारे विश्व में। इसका कारण क्या है? Why there are so many conflicts? ये जब हम समझेंगे तब हमको उस पृष्ठभूमि में हिंदुत्व की भूमिका समझ में आएगी। The main reason for the conflict is the word which international relation experts use, which is always used, और अभी नया शुरू हो रहा है, किताबें लिखी जा रही है, उसको नाम देते हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ग्लोबल ऑर्डर। The quest for order is the main reason behind all the conflicts. When America decides, I will keep order in the whole world, I will dictate. Democracy is the best form of governance. Hence, everywhere there should be democracy. Order. My way is highway. Free economy, market economy, free market. That is the best way of economic development, because America did development through free economy. हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो किया, हमने कैपिटलिज्म को फॉलो किया, हमने शेयर मार्केट बनाया, हमने स्टॉक एक्सचेंज बनाया, हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, वी क्रिएटेड अ कंपटीशन एंड नाउ वी आर नंबर 1 जीडीपी। ये अलग बात है कि 28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पे, 28 खरब डॉलर की जीडीपी पे 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। 28 trillion dollar is the GDP of America. The national debt of America is 36 trillion dollars, and that is the debt on debt. आज के दिन की जो ऋण है वो ऋण 36 खरब डॉलर का है। The total unpaid debt, आज तक जो कर्जा अमेरिका ने वापस नहीं किया, total unpaid debt of USA is 101 trillion dollar. लेकिन ये विकास का मॉडल है, एवरीबडी शुड फॉलो इट। भारत भी खुश है, 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई है, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी, हमारा जीडीपी हम 5 ट्रिलियन डॉलर बना देंगे। जिस समय हमारा जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर का था तब हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो 36% था। आज हमारा 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, हमारा भी रेशियो 81% हो गया। वी आर बोरोइंग 81% ऑफ द जीडीपी टुडे एट प्रेजेंट, क्योंकि मॉडल ही वो है। चारवाक ने कहा था, हजारों वर्ष पहले चारवाक लिख करके, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, भले ही कर्जा लेना पड़े, घी खाओ, है ना। दिस इज क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी 1000 years बैक। चाणक्य ने उसके बारे में कहा है, इसका मतलब 2300 साल से पुराना चारवाक है। चाणक्य उसका रेफरेंस दे रहा है, यानी उससे पहले का चारवाक है। 2500 साल पहले चारवाक क्रेडिट कार्ड बता करके गया कि कमाओ चाहे नहीं कमाओ, खर्च करो, बाद में पेमेंट करेंगे। क्यों?
वही वाला। अमेरिका वालों को लगता है हमने अभी कुछ नया दे दिया, एब्रीविएशन। आज सुबह दादा कह रहे थे कुछ IKS के बारे में, उनको भाषण के लिए कहीं पर बुलाया तो दादा के बोलने में बड़ा सुंदर शब्द आया। दादा ने कहा ये IKS मैं नहीं कहता। क्यों नहीं कहता IKS? क्योंकि एब्रीविएशन भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति में आपको एब्रीविएशन नहीं मिलेगा। हम पूरी बात बोलते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा पूरा बोलेंगे, एब्रीविएशन नहीं है। आजकल अमेरिकन वे में एब्रीविएशन, हर बात का एब्रीविएशन। तो आजकल के युवाओं को लगता है कुछ नया, वो जर्सी पे लिखा होता है योलो। योलो क्या है? यू ओनली लिव वंस। एक बार जीते हैं इसलिए मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो, जितना कर सकते हो उतना एंजॉय कर लो, क्योंकि एक बार मर गए तो क्या होगा? यू ओनली लिव वंस। इसलिए फिर योलो से क्या निर्माण होता है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मर गए तो रह जाएगा, फिर सिगरेट पी करके नहीं देखा, दारू पी करके नहीं देखा, और आगे क्या क्या पी करके नहीं देखा। आपको लगता है आप एकदम मॉडर्न हो। नहीं सर, आप 2500 साल पुराने हो। चारवाक ने यही लॉजिक दिया था, यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो मस्ती से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे कर्जा लेना पड़े घी पियो, यहाँ तक का। और आपको लगेगा केवल घी पीने की नहीं, आगे के पीने की भी बात की है उसने, सारे पीने की बात की है। दारू पीने के ऊपर भी चारवाक का श्लोक है, पीतवा पीतवा पुनर्पीतवा, पियो पियो फिर से पियो। कहाँ तक पियो? जब तक जमीन पे गिर न जाओ। और जमीन पर गिर न जाओ, पतित भूतले, तब तक पियो। उतना ही नहीं, उत्थाय पुनर्पीतवा, उठ के फिर पियो। तो आप मॉडर्न नहीं हो, पुरातन ही हो यदि आप अमेरिकन संस्कृति पे विश्वास करके योलो और फोमो पे विश्वास करते हो तब भी। ये योलो और फोमो नया नहीं है, क्योंकि उसका लॉजिक क्या है? पीतवा पीतवा के अंत में भी उसने यही लॉजिक दिया है, और यावे जीवित सुखम जीवित में भी लास्ट में लॉजिक चारवाक का यही है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार जला दिए जाओगे, वापस थोड़ी आओगे। यू ओनली लिव वंस, चारवाक कह करके कहे। सारी दुनिया को का ये मॉडल है, इस मॉडल से विकास करो, सब दुनिया इसमें जानी चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी में। ये ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर का जो शब्द है ना, यही सबसे खतरनाक शब्द है जो युद्ध को जन्म देता है। अनादिकाल से जब जब युद्ध हुआ है, इसी एक कारण से हुआ। चाहे ग्रीक्स ने किया, चाहे रोमन्स ने किया, they wanted to conquer the whole world. Why? Because our way is the best way, and we have to teach this way to the pagans, to the barbars, to the uncivilized, to the uncouth people. उन uncivilized लोगों को civilized करना हमारा burden है, white man's burden. नैरेटिव खड़े किए गए। क्यों गए हम अफ्रीका में? हमने अफ्रीका में पादरी क्यों भेजे? स्पेन से, पोर्तुगल से, सारी दुनिया से। वहाँ जाकर के उनको क्रिश्चियनिटी क्यों सिखाई हमने? बिकॉज इट वॉज व्हाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया को ऑर्डर में लाना हमारा काम है, और जहाँ भी हुआ, चाहे रशिया ने किया, USSR ने किया, हमारा तरीका ही सबसे बढ़िया तरीका है। द कम्युनिस्ट वे ऑफ डूइंग इट, single party, there should not be democracy, there should not be any free press, no media, no private property, व्यक्तिगत संपदा ही नहीं होनी चाहिए, सारी संपदा ये समाज की होगी, और समाज की नहीं हो सकती तो इसलिए सरकार की होगी, बीच में सरकार रहेगी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, और वो सारे सिद्धांत लेकर के दिस इज द वे। तो उन्होंने पोलैंड को कहा ये काम करो। जर्मनी का तो सबसे खतरनाक, द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी को हराया, जर्मनी को हराने के बाद उसकी ऐसी तैसी की, उसके आधे आधे टुकड़े कर दिए अलाइड ने, आधा फ्री मार्केट में चला गया और आधा कम्युनिस्टों के साथ हो गया, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी। और जब वो बर्लिन वॉल टूटा तो फ्रांसिस फुकुयामा कहता है देखो एंड ऑफ हिस्ट्री, जर्मनी एक हो गया। वाई? बिकॉज देयर इज ओनली वे, वन वे नाउ। सारा जितना विश्व में विभ्रम जिसको शब्द कह रहे हैं या केओस है, उस केओस का कारण है कि सृष्टि के विपरीत विश्व की यह शक्तियां अपने जैसा विश्व को बनाना चाहती है।
They want a world order. They want a global order dictated by them. Dictated by them होता नहीं है, वो साइलेंट होता है, वो ब्रैकेट में होता है. मेन क्या होता है? वर्ल्ड ऑर्डर. तो अभी सारे विश्व के विश्वविद्यालयों में चल रहा है और भारत के भी विश्वविद्यालय में आ ही जाता है. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर सेमिनार चल रहे हैं. और फिर अपने लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड भारत रोल इन इट. वो भारत नहीं कहते, लेकिन मैं भारत ही कहता हूँ अंग्रेजी में भी, इसलिए मैं भारत कह रहा हूँ. पोस्ट कॉलोनियल शब्द पहले 21st सेंचुरी Y2K वाला आ गया. Y2K वाले के बाद में क्या आजकल क्या मिलेनियल, फिर उसके बाद क्या जेन जी. 10 साल में बदल जाता है भाई. इतना छोटा सा जीवन है हमारा. 192 करोड़ वर्ष का रोज संकल्प लेने वाले हम लोग हैं. हमको 10-20 साल कुछ लगते ही नहीं है, चिल्लर मानते हैं हम 10-20 साल को. ऐसे जेब में रख के घूमता है भारत. 100 साल तो जेब में रख करके घूमता है भारत, क्योंकि भारत को पता है कि सृष्टि ऐसे नहीं बदलती है, सृष्टि के अपने नियम हैं. इसलिए दूसरों को अपने जैसा बनाने का काम भारत ने कभी नहीं किया. जिन जिन लोगों ने करने का प्रयास किया, सिकंदर निकला था सारी दुनिया को जीत लूंगा, हमने यहीं से वितस्ता से वापस भेज दिया. चल भाई, अभी सिंधु की जो इंडस वाटर ट्रीटी अभी हमने बदली है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी का काम तभी भी किया था सिकंदर को भगाने के लिए भी. सिकंदर भी वहीं से भागा था, वितस्ता के किनारे से ही भागा था. उसके बाद नहीं घुस पाया. उसको समझ में आया नहीं जीत सकते, पादाक्रांत नहीं कर सकते. साइबेरिया में घुस करके नेपोलियन बोनापार्ट की भी वही स्थिति होगी. विश्व को जीतना और अपने जैसा बनाना, वही आर्यन रेस की थ्योरी लेकर के हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध शुरू किया. सारे कॉन्फ्लिक्ट, आज भी जितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट के मूल में जाओगे तो मूल में यही है, माई वे इज द हाईवे, एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट. एंड हिंदुत्व इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट. हिंदुत्व क्या कहता है? एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती. One truth can be said in a different way by different people. Vipra means those who have seen it, those who understand it, those who realize it. साक्षात्कार करने वाले साक्षात्कारी उसी सत्य को अलग ढंग से कह सकते हैं. बहुधा, अनेक प्रकार से, नाना प्रकार की अभिव्यक्ति यह सृष्टि का नियम है. सब एक जैसे हो नहीं सकते. यूनिफॉर्मिटी इज इम्पॉसिबल. सब एक जैसे बन जाए ये संभव नहीं है. ये हमने हिंदुत्व ने हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने समझा था. स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में यही संदेश दिया जब उन्होंने कहा मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ. जब उन्होंने कहा सहस्त्रों वर्षों की सन्यासी परंपरा का प्रतिनिधि होकर के आपके स्वागत का उत्तर देते समय मैं गर्व और हर्ष का अनुभव करता हूँ. विश्व के समस्त उपासना पद्धतियों की जननी, द मदर ऑफ ऑल रिलीजन, ये शब्द प्रयोग किया हिंदुत्व के लिए स्वामी विवेकानंद ने. आई थैंक यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स. और वो बोलते समय उन्होंने एक बात, बड़ी सुंदर बात कही. आजकल वो शब्दावली चलती है ना, टॉलरेंस, टॉलरेंस इंटॉलरेंस पे खूब डिबेट चलती है. सहिष्णुता असहिष्णुता खूब डिबेट करते हैं लोग, और हम भी फिर उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं. और हम भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं हिंदू तो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट है. स्वामी विवेकानंद ने कहा नो, वी आर नॉट टॉलरेंट. शिकागो के भाषण में कहते हैं We do not teach to tolerate others. स्वामी जी कहते हैं दूसरों को टॉलरेट करना हम नहीं सिखाते, सहन करना हम नहीं सिखाते. सहन करने में तो विवशता है, मजबूरी है. आई डोंट लाइक यू बट आई टॉलरेट यू. क्या करेंगे, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है, इधर भी दूसरा अभी वो भी बेचारा खुजली कर रहा है, दाहिने वाला बाएं वाला ऊपर वाला, सारे पड़ोसी हमारे. क्या करें, सहन करना पड़ेगा, बदल तो सकते नहीं. सहन करने में यह अर्थ होता है सासू जैसे मिल गई या आजकल बहू जैसे मिल गई, सह लो. सहने में बेसिक बात है आई डोंट लाइक यू, दैट्स व्हाई आई हैव टू टॉलरेट यू.
I have to tolerate because I do not agree. स्वामी जी ने कहा we do not teach or we do not tolerate any other religion. अगला वाक्य था उनका we accept every religion as true. भारत का हिंदुत्व का मार्ग सहिष्णुता नहीं है, हिंदुत्व का मार्ग स्वीकार्यता है। हम सबको जो जैसा है वैसा उसको जीवन जीने का अधिकार है, ये स्वीकार करते हैं। हम सबको बदल करके हमारे जैसा बनाने का प्रयास नहीं करते। That's why we accept chaos. वो विलियम डेलिरिम्पल कहता है भारत में आते हैं तो ऐसा लगता है इट्स अ मैड वर्ल्ड, देयर इज मैडनेस एवरीवेयर। वो लिखता है, अमेरिकन राइटर है तो वो लिखता है यू कैनॉट इमेजिन काउज ऑन द रोड। उसके लिए तो बड़ा, ये विदेशी लोग आते तो देखना वो अपना मोबाइल लेकर के फोटो निकालते गाय का, गाय खाऊ खाऊ खाऊ। अपने लोगों को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो रोज सुबह चारा खिलाते हैं उसको। रास्ते पे गाय ना मिले तो परेशान होते हैं हमारे वैष्णव भाई कि अब रोटी किसको खिलाएंगे। जिन शहरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करके रास्ते पे गाय ही नहीं है तो वो माताएं गाली देती है सरकार को कि सारी गाय इन्होंने ले जा करके बंद कर दी, अब मैं रोटी किसको खिलाऊंगी, गौशाला कहाँ ढूंढूंगी। भारत को समझा नहीं जा सकता क्योंकि जिनको मेथड देखने की आदत है उनको इस मैडनेस को समझ नहीं सकते। पर वो विलियम डेलिरिम्पल अभी लिखता है, अभी उसने जो नई किताब लिखी है अभी आई इस वर्ष, उस किताब में लिखता है क्या, गोल्डन एम्पायर क्या नहीं, अभी किताब का नई किताब का नाम है। उस किताब में लिखता है नाउ आफ्टर 30 years I understand there is a method in this madness. This chaos is a way of life. इसलिए वो IKS का विरोध दादा जो कर रहे थे ना, उसमें बहुत सारा विरोध करने लायक है। सिस्टम नहीं है भारत में, क्योंकि सिस्टम कैन नेवर बी ऑर्गेनिक, सिस्टम विल ऑलवेज बी मैकेनिकल, यांत्रिक होगा, जैविक नहीं होगा। जैविक होगा तो वो विविधता से पूर्ण होगा। पेड़ कभी चौकोर नहीं मिलेगा आपको, चौकोर आयताकार एक ही आकार में, वो तो मशीन का प्रोडक्शन है। किसी भी पेड़ को ले लो, उसके 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते। इमली के पेड़ पे लाखों पत्ते होते, कोई भी 2 पत्ते 100% आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि जैविक जगत में, ऑर्गेनिक वर्ल्ड में, ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस में देयर इज यूनिकनेस। एकमेव है प्रत्येक ईश्वर की सृष्टि, यह प्रत्येक ईश्वर का जो रूप प्रकट हुआ है। उपनिषद कहता है एको हम बहुश्याम, एक था बहुत हो गया, एक अकेला बोर हो गया ईश्वर तो उसने ये लीला रच दी। और इस लीला में क्या हुआ, स्वयं ही इस रूप को लेकर के प्रकट हुआ। और कैसे प्रकट हुआ, तो संस्कृत में शब्द बहु भी नहीं है उसके लिए, विविध भी नहीं है, बहुधा भी नहीं है। संस्कृत का शब्द है नानात्व से प्रकट हुआ, नानाविध। नाना का अर्थ है नो टू आर आइडेंटिकल, ईच वन इज यूनिक। अथर्व शीर्ष में हम बोलते एकमेवा द्वितीयोसी। वो केवल गणपति के लिए नहीं कह रहे, स्वयं के लिए भी कह रहे हैं। हम में से प्रत्येक भी एकमेव है, ऐसा नमूना भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। जिसको माता पिता ने मुकुल नाम दिया, ये 5 फुट 8.5 इंच का नमूना भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। 8 अरब दुनिया में लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई दूसरा नहीं है। और यही नहीं, जितने यहाँ बैठे वही भी सब वो सब भी नहीं, सारे 8 अरब लोग, ईच वन इज यूनिक, प्रत्येक एकमेव है, कोई सामान्य है ही नहीं।
इसलिए मैं कहता हूँ बेचारे अरविंद केजरीवाल की क्या गलती है, आम आदमी है ही नहीं तो आम आदमी पार्टी चलेगी कैसे? प्रत्येक तो खास है, ईच वन इज खास, विशेष, अद्वितीय, विविक्षित, एकमेव, ऐसा दूसरा नहीं। आपका यदि विश्वास नहीं हो तो मैंने LLB किया है, प्रूविंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लॉ वालों का काम ही होता है ना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर सकता हो। यदि आप जैसा दूसरा कोई होता तो आपका आधार कार्ड बनता क्या? आपके जेब में आपका आधार कार्ड है क्योंकि आप जैसा 8 अरब में दूसरा कोई नहीं है। इन द 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स किसी के पास ये वाले फिंगरप्रिंट नहीं है, ये वाला आइरिस नहीं है, ये वाला बायोमेट्रिक नहीं है। इसलिए अंगूठा लगाओ और आपका आईडी बन गया, यूनिक आईडी। आधार का नाम यूनिक आईडी है ना, वो यूनिक आईडी है क्योंकि आप यूनिक हैं। इसलिए बिहार में पंगा चल रहा है। जब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है तो परेशान है क्योंकि सब नमूने बाहर आ जाएंगे। लाखों नमूने बाहर आ रहे हैं कि तू यहाँ कहाँ आ गया भाई। हम में से प्रत्येक अद्वितीय है, इसलिए किसी को भी तू मेरे जैसा बन जा कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही नहीं बनाया, तुम कहां से बनाओगे? इसलिए विश्व में शांति यदि आनी है तो विश्व को यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रत्येक को अपनी पद्धति से अपना विकास करने का अधिकार है। No one has to follow anybody else. इसलिए इस बात को फ्रांसिस फुकुयामा के गुरु, PhD के गाइड, जिनके अंडर फ्रांसिस फुकुयामा ने PhD की थी, उन्होंने ही चैलेंज किया फ्रांसिस फुकुयामा के एंड ऑफ हिस्ट्री के थेसिस को, और उन्होंने कहा नो, इट इज़ नॉट एंड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज द क्लैश हैज़ नॉट एंडेड, बिकॉज दिस क्लैश इज़ नॉट अबाउट कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। और उन्होंने पुस्तक लिखी, सैमुअल हंटिंगटन उसका नाम, जो फ्रांसिस फुकुयामा के गुरु थे। उन्होंने पूरे विश्व का अध्ययन करके पुस्तक लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा दुनिया में 6-7 सिविलाइजेशन है और सारे जितने नेशन स्टेट है, हम जब सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं तो उसको चैलेंज करता है। सैमुअल हंटिंगटन यही कह रहा है, विश्व में पॉलिटिको इकोनॉमिक नेशन स्टेट्स होंगे, but those nation states come together and club into a civilizational formation, and those civilizational formation clash with each other. उसने सिविलाइजेशनल क्लैश की बात की क्योंकि पश्चिम भेद को ही देखता है। पश्चिम की खंड खंड दृष्टि है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच के कारण सैमुअल हंटिंगटन को यही दिखा कि भेद है, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में किया गया सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का। और मज़ेदार बात ऐसी है कि चार्ल्स डार्विन को जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का ट्यूबलाइट जली थी, वो ट्यूबलाइट भी मैंने जो अभी उदाहरण दिया था उसी उदाहरण के कारण जली थी। चार्ल्स जब छोटा था तो बहुत शरारती था, ज़्यादा एनर्जी होती है, वो शरारत बहुत करता है। माँ को बहुत परेशान करता था तो माँ ने मामा के पास भेज दिया। मामा एक चर्च में पादरी थे। चार्ल्स मामा के पास गया गर्मी की छुट्टियों में, और मामा को माँ ने कहा कि इसको थोड़ा ठीक कर दो, तुम बहुत बच्चों को ठीक किया, इसको भी ठीक करो, बहुत शैतान है। मामा को लगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसको काम में लगा दो तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने काम में लगा दिया, मेरी लाइब्रेरी है, ठीक कर देना। मामा को लगा 2-4 दिन तो लगेंगे। 2 घंटे में चार्ल्स ने लाइब्रेरी अरेंज करके ले जाके मामा को कहा हो गया काम, कुछ और बताओ। मामा ने कोई और काम बताया, फिर 2-4 घंटे में पूरा कर लिया। मामा ने जो महीने भर के लिए काम निकाल के रखे थे वो सप्ताह भर में चार्ल्स ने पूरे कर दिए। अब मामा के सामने परेशानी क्या करना, तो मामा ने चार्ल्स को कहा जाओ बगीचे में और कोई भी 2 पत्ते एक जैसे ढूंढ के ले आओ, 2 आइडेंटिकल लीव्स। अब वो चार्ल्स कोई भी पत्ते ढूंढ करके लाता, मामा को तो एक ही भेद निकालना है। मामा कहते नहीं, इसका रंग थोड़ा लाइट है, इसका थोड़ा डार्क है। तो वो बराबर एक जैसे रंग ढूंढ के लाता, तो मामा कहता है इसकी शिरा ऐसी जा रही, इसका एंगल देखो अलग है, इसकी डंठल अलग है, इसका आकार अलग है, इसका शेप अलग है। मामा को तो फर्क ही ढूंढना था। पूरा महीना भर चार्ल्स ढूंढता रहा, 2 एक समान पत्ते नहीं मिले, और तब उसके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन वाला सिद्धांत आया।
और उस नेचुरल सिलेक्शन को आगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जुड़ गया। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी इन 3 सिद्धांतों के आधार पर, और हर्बर्ट स्पेंसर ने उस सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को सोशियोलॉजी में ला करके अप्लाई किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। और उसके बाद सारे विश्व का इकोनॉमिक्स, सारी ह्यूमैनिटीज, सारे सोशल साइंसेस इन 2 सिद्धांतों पर चल रहे हैं। कंपटीशन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, और स्ट्रगल में कौन एग्जिस्ट करेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए सारी दुनिया कंपटीशन में पड़ गई, इसलिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिखाई देता है। सेम पैरेलल जिस समय साइंटिफिसिज्म का ये चार्ल्स डार्विन का यूरोप में काम हो रहा है, उसके 1 साल पहले एक रशियन वैज्ञानिक पीटर क्रोप्टकिन वो पुस्तक लिखता है, म्यूचुअल एड। उसने इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन का सिद्धांत है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, पीटर क्रोप्टकिन का सिद्धांत है म्यूचुअल एड का सिद्धांत। उसने कहा सृष्टि में संघर्ष नहीं है, सृष्टि एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, एक दूसरे को म्यूचुअल एड करती है, आपस में सहयोग करती है, और उस सहयोग से सृष्टि आगे बढ़ती है। विकास का पीटर क्रोप्टकिन ने सिद्धांत दिया, म्यूचुअल एड का सिद्धांत। रशिया कमजोर पड़ गया, इसलिए वो सिद्धांत कमजोर रहा, हमारे सामने आया नहीं। लेकिन पीटर क्रोप्टकिन को पढ़िए, भारत भी तो यही कहता है कि सब परस्पर पूरक है, क्योंकि ये जो एक बहु हुआ, एक का बहुत होना नाना विध था, लेकिन ये आपस में जैविक संबंध से जुड़ा है। जैसे वृक्ष की डालियां वृक्ष से भिन्न नहीं हो सकती, वैसे ही वो पुरुष सूक्त यही बात कह रहा है, एक विश्व पुरुष के हम सब अंग है। इसलिए संघ की प्रार्थना में हम नागरिक शब्द नहीं प्रयोग करते। ये वेस्ट का थिंकिंग है ना, तो वेस्ट के थिंकिंग से सिविल से सिविलाइजेशन, सिविल से ही आया सिटी, सिटी से ही आया सिटीजन। तो कितना मजेदार बात है, जिस देश में 60% लोग गांव में रहते हो तो गांव का सिटीजन। डू यू सी द आयरनी? जंगल का सिटीजन, फॉरेस्ट ड्वेलिंग सिटीजन। तो पूरे विकास का गोल हो गया कि गांव को सिटी बना दो, क्योंकि गांव में रहना वाला भी आकांक्षा क्या? सिटीजन। उसी का हमने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, असमिया कर दिया नागरिक। नगर का नागरिक, गांव का नागरिक कैसे होगा भाई? गुफा का नागरिक कैसे होगा? वन का नागरिक कैसे होगा? इसलिए नागरिक हमारा शब्द नहीं है। हालांकि पंच परिवर्तन में हम नागरिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कहना है, इसलिए मैं उसको नागरिक कर्तव्य या सिविल ड्यूटी नहीं कहता हूँ, सिविक ड्यूटी नहीं कहता हूँ, मैं उसको राष्ट्रीय कर्तव्य कहता हूँ। नेशनल ड्यूटी है, राष्ट्र के प्रति हमारी ड्यूटी है। इसलिए हमारी संघ की प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? नागरिक के लिए बहुत सुंदर शब्द संघ की प्रार्थना में है। हम रोज बोलते हैं हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम राष्ट्र के अंग हैं। आई एम द लिम्ब ऑफ दिस राष्ट्र। जैसे मेरे शरीर के विभिन्न अंग शरीर के लिए काम करते हैं, वैसे मैं राष्ट्रांग राष्ट्र के लिए काम करूंगा। और ये राष्ट्रांग केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है, हमारा पुरुष सूक्त पूरे विश्व को ही एक पुरुष के रूप में देखता है और उसके हम अंग कहता है। और जब सारे जैविक संबंधों से जुड़े, सारे एकमेव, सारे अद्वितीय, सारे यूनिक, बट इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, ऐसा हमारा जैविक अस्तित्व है। वी आर ऑर्गेनिकली रिलेटेड टू ईच अदर, अंगांगी है। इसलिए देर इज नो स्ट्रगल, देर इज म्यूचुअल एड, देर इज को एग्जिस्टेंस। भगवान महावीर ने सहजीवन की बात की, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, क्योंकि हमारा सह अस्तित्व है। वास्तविकता में बिना आपके मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ये हमारे ऋषियों ने समझा। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर चलने वाले बायोलॉजिस्ट को भी बाद में समझ में आया बायोडाइवर्सिटी कितनी आवश्यक है। इसलिए सेव टाइगर, इसलिए जितनी स्पेसीज खत्म हो रही है, इंडेंजर्ड स्पेसीज,
नामीबिया से चित्ता ला करके रीवा में रखो, क्योंकि जब तक स्पेसीज की रक्षा नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा बाघ के मर जाने से क्या फर्क पड़ता है? अरे बाघ मर गया तो तुम्हारा क्लाइमेट चेंज होगा, तुम्हारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बदल जाएगा। एक छोटी सी अलगी यदि खत्म हो गई तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा। अभी पिछले रविवार को हमारी कार्यशाला, महिला विमर्श की कार्यशाला लखनऊ में NBRI में थी। CSIR की लैब है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च की, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI में। बायोडाइवर्सिटी का वहाँ पर अद्भुत, विश्व की सारी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर वो इकट्ठा वो बॉटनिकल गार्डन में करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बड़ा कलकत्ता में है बॉटनिकल गार्डन। अब उनको समझ में आया बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रत्येक स्पेसी का महत्व है, क्योंकि सह अस्तित्व है। इट्स म्यूचुअल एड, इट इज नॉट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव। So human being the most complicated evolution, it is most fittest. So it will survive and it will destroy everything else. But if everything else is destroyed, you will also not exist. ये विश्व को समझ में आने में बहुत टाइम लगा। हिंदुत्व ने ये कब से बता दिया था। मेरी माँ ने मेरे को बचपन से सिखाया, सुबह उठते ही माँ ने कहा सबसे पहले अपने कर्म को दोष दो, दूसरे को दोष मत दो। जो कुछ भी है तुम्हारे हाथ में है, तो इसलिए सबसे पहले सिखाया कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम। जीवन के 3 लक्ष्य हो सकते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती या आध्यात्मिक गोविंद। पैसा कमाने के लिए जीवन जियो, ज्ञान कमाने के लिए जीवन जियो, या आध्यात्मिक मुक्ति के लिए। तीनों तुम्हारे कर्म से ही संभव है, तीनों हाथों में ही है, तीनों तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कहा सुबह उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी बोलो। और उसके बाद दूसरा श्लोक माँ ने सिखाया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। समुद्र के जिसने कपड़े पहने हैं, पर्वत जिसके स्तन मंडल है, ऐसी धरती हमारी माँ है। उस माँ को विष्णु पत्नी नमः तुभ्यम, वो विष्णु की पत्नी है। विष्णु का काम क्या है? टू सस्टेन, धारण करना, पालन करना सृष्टि का। वो धारण करने का काम करती है, इसलिए उसका नाम धरती है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। वो हमको धारण करने वाली धरणी है, इसलिए उसकी प्रार्थना की, माँ अब मैं उठ रहा हूँ, दिन भर काम करूँगा, इसलिए मेरे पैरों का तुम्हें स्पर्श होगा। तुम वंदनीय हो, तुम पूजनीय हो, तुम मातृवत हो, और मैं अपने पैरों से तुमको स्पर्श करूँगा। माँ मुझे क्षमा कर। पादः स्पर्शम क्षमस्व में। इससे ज़्यादा सेंसिटिव वाली संस्कृति क्या होगी? उठते ही पृथ्वी से क्षमा मांगने वाली। इसलिए जीवन ही ऐसा गढ़ दिया, पूरी चर्या ही ऐसी दिन भर, जो धरती का नुकसान ना करे। इसलिए जब पृथ्वी सम्मेलन हुए, दोहा में पहला पृथ्वी सम्मेलन सन 2000 में हुआ, सहस्त्राब्दी का परिवर्तन हो रहा था, मानवता चिंतित थी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सारा विश्व बने एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम शब्द प्रयोग करते थे। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे एग्जिस्टेंस। तो सब लोग इकट्ठे आओ, कार्बन एमिशन कम करो, ओजोन लेयर की रक्षा करो। सारे दुनिया के देश एकत्र आए। अर्थ समिट हुई दोहा में, पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद प्रतिवर्ष होता है, इस साल पेरिस में हुआ था। कतर के दोहा में पहला सम्मेलन हुआ, लोगो बना, पृथ्वी को बचाते हुए हाथ, ऐसा लोगो बना। उस लोगो के नीचे कोई वाक्य डालना था, थीम ऑफ दी समिट। समिट का थीम क्या होगा, बोध वाक्य क्या होगा? आप गूगल कीजिए, आपको मिलेगा। अंग्रेजी में अर्थ समिट के लोगों में लिखा है, अर्थ इज अवर मदर, वी आर हर चिल्ड्रन। विश्व के समस्त विभ्रमों का उत्तर हिंदुत्व देता है। ऋग्वेद का पृथ्वी सूक्त है, भूमि सूक्त है, जिसका मंत्र है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम। मुझे पता नहीं दोहा में बैठे हुए विद्वानों को पता था कि नहीं था। वो अपनी ठोकरें खा करके पहुंचे होंगे, लेकिन पहुंचे कहाँ? ऋग्वेद पर पहुंचे। हिंदुत्व से ही आशा है, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे युद्ध की समस्या हो, चाहे इनटॉलरेंस की समस्या हो, चाहे वर्ल्ड को ऑर्डर देने की समस्या हो, चाहे मानव जीवन के तनाव की समस्या हो।
सारी दुनिया को झोंक दिया। वो आजकल वोकिज्म चलता है, मतलब घर घर में पहुंच गया। LGBTQ प्राइड परेड रोज हमको देखने को मिलता है। महिलाओं के खेल में पुरुष लड़ रहे, पुरुष भाग ले रहे, कॉम्पीट कर रहे। क्यों? क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैं लड़की हूं। जेंडर इज साइकोलॉजिकल, सेक्स इज बायोलॉजिकल, मेरा शब्द नहीं है, भारत के CJ चंद्रचूड़ का कमेंट है। जेंडर इज साइकोलॉजिकल, यू कैन नॉट डिसाइड जेंडर। अमेरिका के 12 देशों में कानून है, लॉ है। माता पिता अपने बच्चे को 12 साल तक जेंडर असाइन नहीं कह सकते, ही शी नहीं कह सकते अपने बेटे को। हमारे यहाँ तो पैदा होते ही नर्स कहती है बधाई हो लड़का हुआ। अमेरिका के 12 देशों में नर्स ऐसा बोलेगी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वो लड़का है कि लड़की है वो खुद तय करेगा 12 साल का होने के बाद। आपको हंसी आ रही है लेकिन ये कानून है। डोनाल्ड ट्रंप खत्म करना चाहता है, प्रयास कर रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वोकिज्म आया कहां से? सारे दुनिया के मानसिक तनाव का प्रारंभ 70-80 के दशक में अमेरिका के सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं थी। भारत में जब कैंसर पे रिसर्च हो रहे थे, एशिया में कैंसर पे रिसर्च हो रहे थे, उस समय अमेरिका में सबसे ज़्यादा रिसर्च कैंसर पे नहीं हो रहा था। अमेरिका का फार्मा का, मेडिकल रिसर्च का सबसे बड़ा बजट 70 के दशक में, 80 के दशक में लग रहा था निद्रा नाश के ऊपर, इंसोमेनिया के ऊपर। क्योंकि जितना विकसित देश उतनी नींद की समस्या। हम लोग विवेकानंद केंद्र में एक बार बैठे थे और भारतीयता के लक्षण उसकी सूची बना रहे थे, और ऐसे लक्षण जो व्यावहारिक हो, प्रैक्टिकल। तो जैसे हमने लक्षण निकाला कि रिक्शा वाले से झिकझिक करना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी चले जाओ, रिक्शा वाले से झिकझिक के बिना नहीं हो सकता। सब्जी वाले से 50 पैसे कम किए बिना सब्जी नहीं खरीदना, भारतीयता का लक्षण है। रास्ते में गाय, भारतीयता का लक्षण है, सारे भारत में मिलेगा। वैसे ही एक लक्षण है, चाहे जहां पर सो सके वो भारतीय है। उस समय यहाँ से जब गुवाहाटी से जब ईटानगर जाते थे तो वो बस में बेंच होते थे, सीट नहीं होती थी, वो लकड़ी के पट्टे लगे होते थे, और आधी बस खाली होती थी क्योंकि वो मछली की टोकरियाँ रखनी पड़ती थी। और उस बेंच पे बैठ कर के आराम से सोते हुए ओवरनाइट जाते थे हम में से कईयों ने प्रवास किया है ऐसा, वहाँ भी नींद लग जाती है। भारतीय रेल की जनरल बोगी में बैठने को जगह नहीं है, हाथ लटका हुआ है और लार टपक रही है, सो रहा है। प्रवचन में सो सकता है, बौद्धिक में सो सकता है, कोलाहल में सो सकता है, सड़क पे सो सकता है, बड़े ट्रैफिक के बीच में सो सकता है, जो कहीं भी सो सकता है वो भारतीय है। आपको पता नहीं भारत ने क्या क्या दिया है आपको। अमेरिका में रिसर्च हो रहा था, अमेरिका ने एवरेज निकाला, 1978 का एवरेज है, अभी तो बढ़ गया होगा। 1978 का अमेरिका का एवरेज है पर कैपिटा स्लीपिंग पिल्स का कंजम्पशन पर डे पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 18 गोलियां खाए बिना अमेरिका सो नहीं सकता था, 18 पिल्स। अभी 40 हो गया होगा। हमारे यहाँ तो 10 में खुदकुशी हो जाती है। हमारे यहाँ का आदमी 10 खा ले तो मर जाए, अमेरिका का आदमी 18 खाए बिना सो नहीं सकता। इसलिए सारा रिसर्च उस पे लग रहा था, निद्रा नाश पे। उसमें से मॉर्फिन आया, उसमें से हीरोइन आई, उसमें से मैथ आया, उसमें से ड्रग कल्चर आया। अमेरिका का सारा ड्रग कल्चर उस रिसर्च में से आया, फार्मा लॉबी के रिसर्च में से। 1980 के दशक में अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या थी ओबेसिटी, आज भी है। तो सबसे ज़्यादा रिसर्च ओबेसिटी पे हो रहा था। आप कल्पना कीजिए, बीमारियों पे रिसर्च नहीं हो रहा है, पहले नींद पे हो रहा है, फिर वेट लॉस पे हो रहा है। इसलिए आपको अपने फेसबुक पे और इंस्टा पे बिना कुछ कोशिश के वेट लॉस के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। दैट इज ऑल फार्मा लॉबी। वेट लॉस पे काम करते समय उनको सप्लीमेंट्स मिले, प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट, फलाना सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मार्केट, जिम्स का मार्केट,
मार्केट, वर्कआउट का मार्केट, फिटबिट का मार्केट, मार्केट ने दुनिया को ओबेसिटी से मुक्त करने के लिए एक दिशा दे दी। उसमें से अमेरिका में वायलेंस कल्चर आया, गन कल्चर की शुरुआत यहाँ से हुई। जब आदमी ये सप्लीमेंट खाता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, और उसी का उपाय हुआ कि अमेरिका योग के पीछे पड़ गया, क्योंकि तनाव भी बढ़ गया। उसके बाद का खतरनाक बीमारी अमेरिका की 90 के दशक की, डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न ने पुस्तक लिखी है, 96 में पुस्तक पब्लिश हुई अमेरिका में। अमेरिका का मैरिज एक्सपर्ट उसको कहा जाता है, फैमिली एक्सपर्ट कहा जाता है। मैसाचुसेट्स में मैरिज एंड फैमिली इंस्टीट्यूट चलाता है डॉक्टर डेविड ब्लैंकेनहॉर्न। क्लिंटन जब राष्ट्रपति बने तब उसको उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया कि अमेरिका का फैमिली का सर्वे करो। उन्होंने अमेरिका में बहुत बड़ा सर्वे, बड़े सैंपल के साथ पूरे 50 स्टेट में सर्वे कराया। इट वॉज अ वेरी बिग सैंपल। और उसके बाद में उस सर्वे के आधार पर पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। पुस्तक का नाम ही है फादरलेस अमेरिका, क्योंकि वो कहता है डेविड ब्लैंकेनहॉर्न, उसके रिसर्च में पता चला 46% ऑफ द एडल्ट अमेरिकन्स, और एडल्टहुड अमेरिका में उस समय 15 साल में आता था। भारत में ये सर्टिफिकेट होता है फिल्म को तो 18 साल से ऊपर के, लेकिन आप नेटफ्लिक्स पे देखोगे तो आपको नेटफ्लिक्स पे यदि एडल्ट का सर्टिफिकेट है तो पहले 15+ आता था, अभी तो और कम हो गया, 13+ है। अब अमेरिका में 13 साल का बच्चा एडल्ट हो जाता है। देयर इज नो एडोलेसेंस। मैं नहीं कह रहा हूं, डेविड ब्लैंकेनहॉर्न कह रहा है, आवर चिल्ड्रन हैव लॉस्ट चाइल्डहुड, दे आर नो मोर चाइल्ड। उनके मन में चाइल्डहुड होता ही नहीं, क्योंकि उनके सामने इतना गंदगी का एक्सपोजर आ रहा है। दे आर सीइंग थिंग्स विच दे शुड नॉट सी बिफोर बिकमिंग एडल्ट। प्यूबर्टी से पहले नहीं दिखनी चाहिए वो बातें, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी दिख रही है। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि आज अमेरिका का पेंडेमिक है। बाय मेनी कैलकुलेशंस, अनेक रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे, फ्रॉम 52% टू 68% की रेंज में बताते हैं अलग अलग रिसर्च पेपर। 52 to 68% ऑफ अमेरिकन्स आर इम्पोर्टेंट। मेल एंड फीमेल इम्पोर्टेंसी इज इंक्रीजिंग इन अमेरिका। और ये 90 के दशक से है। ये गंदगी से क्या होता है? हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को जीवन क्यों कहा गया? हमारे यहाँ क्यों कहा गया पढ़ाई के समय ब्रह्मचर्य रखना है? वीर्य नाश को मृत्यु कहा है, मंत्र है। वीर्य रक्षा ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। वीर्य का नाश हो गया तो मर गए, खत्म। डेविड ब्लैंकेनहॉर्न कहता है, दे हैव साइकोलॉजिकली परफॉर्म्ड एवरीथिंग बिफोर गेटिंग टू द एज। इसलिए जिस समय उस आयु में आते उस समय कुछ करने लायक नहीं रहते, क्योंकि पहले कर चुके मन से। सोच लो, मैं युवाओं को खुल के इसीलिए बताता हूं। इसलिए उसके ऊपर फार्मा में रिसर्च शुरू हुआ, और फार्मा में वो रिसर्च जब शुरू हुआ तो उस रिसर्च में से जो पावर बढ़ाने वाले जो सारे रिसर्च चले, उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स निकले। पहले अलग अलग प्रकार के तेल और क्या क्या निकला। द फाइनल ब्रेक थ्रू वॉज when hormonal therapy was found for enhancement of power। हार्मोन दिए जा सके, टेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन को देने के इंजेक्शन आ गए, और इंजेक्शन के बाद तो पिल्स आ गई। और जब पिल्स आई तब उनको समझ में आया ये पिल्स ज़्यादा दे दो तो सेक्स चेंज भी हो सकता है। पहले किसी को सेक्स चेंज करना होता था तो ऑपरेशन करना पड़ता था। अब उन्होंने कहा कुछ नहीं, 3 महीने दवाई ले लो, लड़का होगा तो लड़की हो जाएगा, लड़की होगा तो लड़का हो जाएगा। लड़की से लड़का होना है तो ये दवाई ले लो, लड़के से तुमको लड़की बनना है। जेंडर मेरा लगता है मुझे कि मैं लड़की हूं, चलो ट्राई कर ले, 3 महीने दवाई ले ले। अब इस फार्मा लॉबी को अपनी दवाई बेचनी है, हार्मोन पिल्स। उस दवाई को बेचने के लिए वोकिज्म आया, उसको सिद्धांत देने के लिए वोकिज्म आया। वोकिज्म को कल्चरल मार्क्सिस्ट चला रहे हैं, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस दवाई बेच रहे। ये साठगांठ है।
वर्ल्ड ऑर्डर, सारी दुनिया को, जिस कंपनी ने पहली हार्मोन पिल निकाली, नोवो कुछ नाम है उसका, अमेरिकन कंपनी, फार्मा कंपनी, पहली हार्मोन पिल जिसने निकाली, उस कंपनी के सीईओ ने अपने एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में भाषण दिया, नाउ द होल वर्ल्ड इज अवर मार्केट। हर पुरुष को दवाई देकर के स्त्री बना सकते हैं, हर स्त्री को दवाई देकर पुरुष बना सकते हैं, अब दुनिया में मार्केटिंग करो। और वो है ये प्राइड परेड, वो है ये LGBTQ, वो है ये वोकिज्म। इसलिए इस सब का उत्तर क्या है? ब्रह्मचर्य में, आश्रम व्यवस्था में। इस सब का उत्तर क्या है? योग में। इस सब का उत्तर क्या है? इसलिए विश्व के समस्त विभ्रमों का उत्तर हिंदुत्व है। साइकोसोमैटिक डिसीजेस पहले क्यों कोई मानता नहीं था, आज मेडिकल साइंस की कोई भी किताब उठा करके देखो, सारे सिम्टम बताने के बाद में कारणों पर जब बात करते हैं तब केवल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की बात नहीं करते, वो लिखते 80% ऑफ द डिसीजेज आर साइकोसोमैटिक, मनोदेहिक विकार है, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी है, पेट खराब है, GI डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डॉक्टर कहेगा स्ट्रेस के कारण है। हार्ट अटैक आता है, बीपी लो है, बीपी हाई है, डायबिटीज है, शुगर है, अस्थमा है, कोई भी बीमारी, कारण क्या है? थायराइड हो गया, फलाना हो गया। क्यों? मन अस्वस्थ है, सारी दुनिया का मन अस्वस्थ हो गया, इसलिए तो नींद नहीं आती। हमको आती है, जहां चाहे वहां सो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन अभी भी मस्त है। इसलिए भारत में ही उपाय है, हिंदुत्व में ही उपाय है हर बात का। इसलिए हम इस राष्ट्र के राष्ट्रांग हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अनेक जन्मों की पुण्याई से यहाँ जन्म मिला है। मेरा वाक्य नहीं है, स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, लाहौर के भाषण में दिया था, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म व्याख्यान का नाम है। स्वामी जी ने कहा 84 लाख योनियों में घूमने के बाद दुर्लभ मानव तन पावा, मनुष्य का ये दुर्लभ शरीर मिला है। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, व्यर्थ मत गवाओ, अनेक जन्मों में पुण्य किया तब पशु से मनुष्य बना है। स्वामी जी कहते हैं जब पुण्याई डबल होती है तब भारत में जन्म मिलता है। 1 गुना पुण्याई से मनुष्य बने, डबल पुण्याई से भारत में जन्म हुआ। मैं जब 7वीं 8वीं में था तब ये भाषण पढ़ा था, अंदर चला गया, मैंने कहा यार गजब है, इतने पुण्य के बाद भारत में जन्म हुआ है, पाप थोड़ी किया है। विदेश में नहीं जाऊंगा, तय कर लिया, उसी समय तय कर लिया, पापी थोड़ी हूं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का अगला वाक्य है, विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को अंततो गत्वा मुक्ति के लिए मेरी इसी मातृभूमि पुण्य भूमि भारत में जन्म लेना पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं। मैंने कहा यार इतने जन्मों की पुण्याई से यहाँ जन्म मिला है, राष्ट्रांग बने भारत के, छोड़ के थोड़ी जाएंगे। जब मेरे को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी बनाया तो मेरे जो मित्र जानते थे मेरा संकल्प, उन्होंने कहा अब आया बेटा ऊंट पहाड़ के नीचे, VIF का सेक्रेटरी बनाया, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा पाप किया होगा तो जाना पड़ेगा, नहीं किया होगा तो नहीं जाना पड़ेगा। अनेक प्रसंग आए, ताइवान से बुलावा, इटली से बुलावा, दोवाल जी डायरेक्टर थे, मैं सेक्रेटरी था, अजीत दोवाल जी जो अपने NS है, दोवाल जी बुला करके कहते मुकुल जी आपको जाना है, मैं बहाना बना देता कन्याकुमारी में बैठक है। 3 साल बहाने बनाए, नहीं गया। 56 साल हो गए, अभी तक तो सिद्ध हुआ है पाप नहीं किया। भारत भूमि को छोड़ करके नहीं जाना पड़ा। किसी युवा ने, ज़्यादा तेज होते हैं ना, उसने कहा स्वामी जी तो गए थे, मैंने कहा उन्होंने किए थे पाप, इसलिए एक बार जाकर के पूरे नहीं हुए तो दूसरी बार भी गए थे। 1983 में गए, 1883 में गए, तब सारे पाप पूरे नहीं हुए 6 साल में, तो 1900 में फिर गए, सारे पाप कटे बिना नहीं हुआ, उनके भी कटने पड़े। मेरे ऊपर उनकी कृपा है तो मेरे तो नहीं हुए, आप में से कुछ के हुए होंगे तो जाना पड़ता होगा, ज़्यादा होंगे तो वहीं जाके रह जाते हैं। पुण्य कम पड़ गए इसलिए भारत में पैदा होकर के भी वहाँ चले जाते हैं। ऐसे अभागों पर तो मेरे को दुख होता है, कष्ट होता है, मेरे को दया आती है। इस राष्ट्र के हम राष्ट्रांग हैं, अंग है, इसलिए अंग का कर्तव्य है शरीर के लिए जीना। द पर्पज ऑफ लाइफ
इज राष्ट्र, बिकॉज वी आर राष्ट्र के अंग, राष्ट्रांग। और जब अंग अपना अंगांगी भाव भूल जाता है, when the organ forgets the organicness, that I am the organ of the Virat, I am the organ of the whole, I am the part and the whole is there, उस ईश्वर का मैं अंश हूं, ये जब भूल जाते हैं तब उसके अनुशासन को तोड़ते हैं। और जब शरीर की कोशिका शरीर का अनुशासन तोड़ती है तो कर्क रोग होता है, कैंसर होता है। कैंसर किसी इन्फेक्शन से नहीं होता, कैंसर किसी जीवाणु से नहीं होता, कैंसर किसी कीटाणु से, नो वायरस, नो बैक्टीरिया। कैंसर when the body cell denies the discipline of the body and the cell is not ready to die for the body। हर क्षण हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं मर रही है और लाखों कोशिकाएं उनका स्थान दे रही है। आयुर्वेद में इसको चय और अपचय की क्रिया कहा। चय यानी कोशिका का बनना, अपचय यानी उसका, मॉडर्न साइंस में भी उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म में कोशिकाओं का मरना, कैटाबॉलिज्म में उनका पैदा होना, दोनों का मिलकर के मेटाबॉलिज्म। कोशिका कहती मैं नहीं मरूंगी, मरने की जगह मल्टीप्लाई होती है, गांठ बन जाती है, ट्यूमर होता है। डॉक्टर कहता है ट्यूमर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, कहता है देखो इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, डालो उसमें लिक्विड निकालो, भेजो, सर्जरी करके बताता है कार्सिनोजेनिक है, मैलिग्नेंट है, यह सेल कर्क रोग वाली सेल हो गई, अब इसको काट करके फेंको नहीं तो शरीर मर जाएगा, ऑपरेशन करो, नहीं तो जलाओ कीमोथेरेपी से, जलाओ रेडिएशन से, केमिकल से जलाओ, रेडिएशन से जलाओ, ऑपरेशन से काटो, नहीं काटोगे तो शरीर को ले डूबेगी। आप राष्ट्र के अंग है, राष्ट्र के लिए नहीं जीते हैं तो भारत मां के कैंसर है। यह विश्व दृष्टि है हमारी। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे। बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई का त्याग, यह विश्व को सिखाना है। विश्व को एक जैसा नहीं बनाना, विश्व अपने तरीके से जिएगा, उसकी चिति है, उसका स्वभाव है। इसलिए संत ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद प्रार्थना करते हैं वाग्देवी की, मैंने तेरी तपस्या की वाग्देवी, मुझे प्रार्थना, मुझे पसायदान दे, प्रसाद दे। और उस पसायदान में सर्वोत्तम वाक्य है, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो। सारा विश्व अपने स्वधर्म को देखे, अपने स्वधर्म पर चलने लगे, दूसरे को अपने जैसा बनाना हमारा काम नहीं। इसलिए इस अंगांगी भाव को समझना और समझाना, यही कृण्वन्तो विश्वमार्यम है। आर्य शब्द का अर्थ ही है जो समर्पित हो सकता है, जो श्रेष्ठ होते हुए भी शरण जा सकता है, उसे आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है गुण बढ़ाओ, व्यक्तित्व का विकास करो, शरीर मन बुद्धि से सर्वोत्तम बनो और सर्वोत्तम को समर्पित करो देश हित में। सावरकर अपनी कविता में लिखते हैं, सारे विश्व में घूम करके मैंने ये गुण के फूल पुष्प अर्चित किए, विविध गुणों के, गुण सुमने वेचियली, ये मैंने सारे विश्व में घूम के यह गुणों के सुमन, गुणों के पुष्प एकत्रित किए। यदि उसके ऊपर उसे अर्पित न कर सकूं तो यह व्यर्थ है। मेरा कवित्व, मेरी वक्तृता, मेरा शौर्य, मेरी बुद्धि, मेरी डिग्री, मेरी पीएचडी, मेरा रिसर्च, मेरा सब कुछ यदि राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है तो व्यर्थ है। बद्री साहब टुलदारिया लेख लिखते हैं, स्वार्थ ही देशद्रोह, उस लेख का शीर्षक है। 1920 में लेख लिखा उन्होंने, लेख का शीर्षक था स्वार्थ ही देशद्रोह। मैं किसी के बीच में नहीं पड़ता, केवल अपना अपना देखता हूं तो तुम देशद्रोही हो, बद्री साहब टुलदारिया कहते हैं।
समाज का, राष्ट्र का विचार नहीं करता तो कैंसर है। इसलिए यह विश्व को समझाने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली अपोजिट विश्व सिखा रहा है। एन रैंड फाउंटेनहेड में और एटलास श्रग्ड में कैपिटलिज्म का सिद्धांत बताने के लिए पुस्तकें लिखती है, उपन्यास के रूप में लिखती है। दोनों उपन्यास है जो नाम मैंने बताया, एटलास श्रग्ड और फाउंटेनहेड, एन रैंड की पुस्तकें है। और वो उसका हीरो कहता है ईच ह्यूमन इज बेसिकली सेल्फिश बाय नेचर। पूरा पश्चिम इस एक सिद्धांत पर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का आधार है सेल्फिशनेस। और भारत में सम्मान त्याग का होता है। उज्जैन के राजा है विक्रमादित्य के भाई भर्तरी, और भर्तरी के सभा में गोरखनाथ जी पहुंचते हैं, गुरु सम्राट, पूरे भारत का सम्राट, पूरे विश्व का सम्राट भर्तरी उठ करके खड़ा होता है और जाकर के गुरु के चरण छूता है झुक करके। गोरखनाथ जी भर्तरी को साष्टांग दंडवत करते हैं। भर्तरी कहता है गुरुदेव क्या कर रहे हो? तो बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने आपकी वंदना की। तो मैं तुम्हारी साष्टांग वंदना की। तो बोले क्यों? बोले तुमने क्यों की? भर्तरी कहता है आपने सर्वस्व का त्याग किया है गुरुदेव, आप त्यागी है, सन्यासी है, सब छोड़ करके गए, मैंने आपके त्याग को प्रणाम किया। गोरखनाथ जी कहते हैं मैंने भी तेरे त्याग को प्रणाम किया, तेरा त्याग मुझसे बड़ा है। भर्तरी कहता है कैसे मुझसे बड़ा है? तो गोरखनाथ जी कहते हैं मैंने ईश्वर के लिए विश्व संसार का त्याग किया है, तुमने संसार के लिए ईश्वर का त्याग किया है, किसका त्याग बड़ा है? भर्तरी की आंखें खुल जाती है। वो कहता है गुरुदेव त्याग दिया सब कुछ, लो पानी लाओ, पानी मंगवाता है, हाथ में जल लेकर के संकल्प लेता है अब मेरा कुछ नहीं, ये राज्य मैंने गुरुदेव आपको दे दिया, ये सिंहासन आपका हुआ, सब ये पद, ये मेरा सम्राट का पद, मेरे दिले जाने वाले बिरुद, मेरे ऊपर लिखी हुई चारण भाटों की कविताएं, सब कुछ गुरुदेव आपका हुआ। अब तो ठीक है गुरुदेव को कहता है। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले अभी भी हंस रहे हो? बोले हाँ तू कह रहा है सर्वस्व का त्याग किया, लेकिन सिर पे मुकुट आभूषण ये सब तो पहना है। तो उसने कहा ये सब भी आपका हुआ, निकाल करके दे दिया, लंगोट में आ गया। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत शंकराचार्य कहते हैं, जिसने कौपीन यानी लंगोट को संस्कृत में कौपीन कहते हैं। दूसरा उसका अर्थ है को अपी न वंता, जिसके पास कुछ भी नहीं है। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, वो कौपीन में आ जाता है और कहता है अब तो ठीक है। तो गोरखनाथ जी फिर मुस्कुराते हैं, बोले अभी भी मुस्कुरा दो गुरुदेव, कुछ रह गया? तो बोले ये जो तुमने त्याग किया इस त्याग का पुण्य तो तुम्हारा है। वो हाथ में जल लेकर के कहता है इस त्याग का पुण्य भी दे दिया। बोले अब ठीक है? बोले ये अब ठीक है वाला अहंकार तो तुम्हारा है। तो हाथ में जल लेकर के अपना सर्वस्व, अपना स्वयं और अपना त्याग भी गुरु के चरणों में समर्पित करता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा तू ही, मैं नहीं। भर्तरी जब ये कहता है तब गोरखनाथ जी उठा लेते हैं और गले लगाते हैं, अब तू हुआ भर्तरी, अब तू पूरा भर गया, अब तू राज्य। बोले अब राज्य कैसे करूं? बोले मेरे को दे दिया ना, ये मेरा राज्य है, मैंने तेरे को मैनेजर अपॉइंट कर दिया, अब राज्य को चला। इसलिए श्रृंगार शतक और नीति शतक लिखने वाला भर्तरी वैराग्य शतक भी लिखता है। ये भारत है, त्यागे न एके न अमृतत्व मानशु। यहां उसका सम्मान होता है जिसका त्याग अधिक है। यह त्याग दृष्टि विश्व को देना, यही विश्व के भ्रम को दूर करने का तरीका है। और ये कैसे होगा? ग्रंथ लिख करके नहीं होगा, भाषण दे करके भी नहीं होगा, उपदेश हमने आज तक किसी का नहीं माना तो हमारा कौन मानेगा? इसलिए उपदेश से भी नहीं होगा। कैसे होगा? ऋषि बता के गए, एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्म लिख रहा है, सकाशाद अग्रजन्मना, तुम अग्रजन्मा हो, अनेक जन्मों की पुण्याई से भारत में जन्म मिला है, तुम्हारा कर्तव्य है, इट इज योर डिवाइन ड्यूटी, ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। क्या?
स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने चरित्र की शिक्षा देनी है। एक ही तरीका है, आचरण से ही शिक्षा दी जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जिसके आचरण से शिक्षा प्राप्त होती है वो आचार्य है। उदाहरण बन जाना। डॉक्टर हेडगेवार और परम पूजनीय गुरुजी और हमारे हजारों प्रचारकों ने, यहाँ फोटो लगे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे कंटका, विवासदा कह रहे थे आपको देख के प्रचारक नहीं लगते हो, कोई मारवाड़ी सेठ लगते हो, इतना मोटा 100 किलो का वजन। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। हमारे पहले जो प्रचारक थे यहाँ आए, शशि भाई चौथाई वाले आए, मधु भाई आए, विनायक कानिटकर आए, सुभाष जी सरवटे आए, रामबाबू अग्निहोत्री आए। इन सब लोगों ने जब आए पहली बार तो चने खा करके साइकिल पे प्रवास करके और संघ कार्य खड़ा किया आसाम में और पूरे पूर्वोत्तर में। और हम विवासदा के घर में रहते तो सुबह से खिलाना शुरू करते, रात तक खिलाते हैं। तो बदल गया ना भाई स्वयंसेवक बदल गया, संघ बदल गया, तो प्रचारक भी बदलेगा ही। पहले कंटका कीर्ण मार्ग हुआ करता था कभी, अब इन सारे लोगों के परिश्रम से कंटक हट गए, इसलिए परीक्षा है। इस अनुकूलता के समय में भी समर्पण बना रहेगा तो ही त्याग की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए हमारे स्वप्निल जी कह रहे थे कि सुनील जी जैसे कुछ प्रचारक है जो प्रार्थना को जीते हैं। कंटका कीर्ण मार गए बताया डॉक्टर साहब ने, और अभी तो कांटे साफ कर दिए इन पूर्वजों ने हमारे। तो अब क्या, तो वो जेब में कांटे लेकर के चलते हैं, चलने से पहले कांटे डालते और फिर उस पर चलते हैं। इसलिए सेठ जी नहीं बने अभी तक। त्यागे न एकेन, त्याग की प्रतिष्ठा है जीवन में। आइए इस त्याग को आचरण करके विश्व को त्याग का संदेश दे। भोग नहीं त्याग, स्वार्थ नहीं परमार्थ, यही जीवन का मार्ग है। यह विश्व को सिखाएंगे तो विश्व अपने अपने स्वधर्म और स्वभाव के अनुसार फल फूल रहेगा। और तब विदाउट सिस्टम केओस के अंदर एक मेथड निर्माण होगी, वह हिंदू विश्व दृष्टि है। इसलिए चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त को, दूसरे राजा को जीतेगा तो वहां की व्यवस्था नहीं बदलनी। मगध का साम्राज्य है, लेकिन मगध के साम्राज्य में वैशाली गणराज्य है, आत्विक गणराज्य है। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम एक ही चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत रह सकती है। स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराजमाधिपत्यम, अंतर्धात परार्धात, ईशा सार्वभौमा, पृथिव्ये समुद्र पर्यंताया एक राड़ती। ये भारत की राष्ट्र संकल्पना है। सबको अपने जैसा बनाना नहीं, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी चिति के अनुसार, अपने अपने अद्वितीयता के अनुसार आगे बढ़े। उसका तरीका है म्यूचुअल एड, सहजीवन, सहअस्तित्व। और सहअस्तित्व के लिए आचरण का विषय है त्याग। त्याग से ही यह संभव है। ऐसे हम अपने जीवन में बन जाए त्याग करने वाले, यही प्रार्थना।